सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत के विषय में, शिक्षण के विषय में, संप्रेषण के विषय में। ऑलरेडी आप लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के जिनको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एज अ टीचर आप लोगों को ये शिक्षण के सिद्धांत जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब इन सिद्धांतों को जानोगे तभी तो इनको अप्लाई कर पाओगे क्लासरूम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं ये। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को इन सिद्धांतों की सहायता लेनी पड़ती है। शिक्षण करते समय सभी शिक्षकों को इन सिद्धांतों की सहायता यानी कि हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसा किए बिना वह अपने शिक्षण को सफल नहीं बना सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक को इन सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से नियम है, आप कह सकते हैं कि जिनको जानना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहला है स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। कोई भी चीज जब हम खुद करके सीखते हैं तो हम उसको बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। कोई करके दिखा रहा या कोई कर रहा, लेकिन जब हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो और बेहतर तरीके से उसको करने की कोशिश हम करते हैं। तो इस तरीके से स्वयं करके सीखने का जो सिद्धांत होता है वह और परफेक्ट बनाता है। जैसे कि हमने किसी की हैंडराइटिंग देखी, कोई लिख रहा अच्छे से, तो हमारा मन है कि हम भी उसी की तरह हमारी भी हैंडराइटिंग हो जाए, तो हम उसको लिखते हुए देखते हैं, फिर हम भी उसी की तरह अक्षरों को बनाने की कोशिश करते हैं, मात्राओं को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्वयं करके सीखने का प्रयास करते हैं। और यही है पहला सिद्धांत, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, यानी कि डू इट योरसेल्फ। तो विकास का आधार स्वक्रिया है। स्प्रॉबेल का विचार है कि अपनी प्रेरणाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक स्वयं अपने मन से सक्रिय होकर कार्य करे। अतः बालक स्वयं करके ही सीखता है। हम खुद से करके किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, यही इस सिद्धांत में बताया गया है। अब हम इसके बाद दूसरा सिद्धांत देखेंगे जो कि है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अध्यापक को बालक के समक्ष पाठ्य वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए बालक को कारखाने में ले जाकर निर्माण की प्रक्रिया दिखाकर प्रेरित किया जा सकता है। जैसे कि आप बच्चों को मिट्टी के बर्तनों के विषय में पढ़ा रहे हो, तो मिट्टी के बर्तन आप कुम्हार के पास ले जा करके बच्चों को दिखा सकते हो कि किस तरीके से कुम्हार पहले मिट्टी को किस तरीके से वह गूंथता है और किस तरीके से वह पहले बर्तनों को आकार देता है, कैसे वह उनको आग में तपाता है और फिर जाकर के मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि बच्चों को क्या कर सकते हो आप, इस जो प्रेरणा का सिद्धांत है इसके द्वारा जब बच्चों के अंदर प्रेरणा आएगी, यानी कि जब उनके अंदर खुद जिज्ञासा होगी उस वस्तु के विषय में कि आखिर में ये कैसे बनी है, क्या क्या चीजें हुई हैं, तो बच्चों के अंदर अपने आप अभी प्रेरणा आएगी उस विषय को, उस पाठ को पढ़ने की। तो यही है प्रेरणा का सिद्धांत। इसके बाद आता है रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत आप सभी लोग इससे परिचित ही हो कि बच्चों को जब किसी चीज में रुचि आती है तभी उसको पढ़ते हैं वो। तो विषय में किस तरीके से रुचि लाएं शिक्षक, यही है रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से आशय बालक में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करने से है। अर्थात जब बालक की रुचि विषय वस्तु में आने लगती है तो वह वस्तु से मिले ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यही कहा गया है कि बच्चों की रुचि के अनुकूल उनको ज्ञान दिया जाए और बच्चों की रुचि उत्पन्न की जाए विषय में कि बच्चा उसको पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षकों को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों की आयु, स्तर, क्या पढ़ाना है, किस विधि का प्रयोग करके पढ़ाना है, किस सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है और संभावित समस्याओं को किस प्रकार हल करना है आदि सभी बिंदुओं को निश्चित कर लेना चाहिए। तो यही है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत मतलब प्लानिंग के थ्रू आप जाइए क्लासरूम में। तो ये आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि जब क्लासरूम में हम पढ़ाने जाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर लेसन प्लान होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यही है कि पढ़ाने से पूर्व आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस कक्षा में आप जा रहे हो पढ़ाने, किस आयु के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, किस स्तर के बच्चे हैं और किस तरीके से किन विधियों का प्रयोग करके हमें उन बच्चों को पढ़ाना है। तो ये होता है नियोजन का सिद्धांत, यानी कि प्लानिंग के साथ क्लासरूम में हमको जाना है और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। ये बहुत जरूरी है कि हम प्लान करके जाएं। किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले जब हम उसके बारे में जानकारी खुद स्वयं और ढेर सारी इकट्ठी कर लेंगे
और उसको कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में घुसेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि किस स्तर के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारी शिक्षण तकनीकी होगी वो बहुत बेहतर होगी और बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद देखिए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपका भी उद्देश्य है कि हमें जल्द से जल्द शिक्षक बनना, जल्द से जल्द हमें टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो इसीलिए तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो। तो इस तरीके से किसी भी काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो बच्चे को अगर कोई लेसन आप पढ़ा रहे हो तो उसको करने का क्या होगा, कोई ना कोई उसको पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य ही तो होगा। तो जिस प्रकार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक पाठ का उद्देश्य भी निश्चित होता है। उद्देश्यों का ज्ञान होने पर ही शिक्षण स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली बनता है। तो कोई भी चैप्टर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चों को उससे क्या लाभ होगा, उसके उद्देश्यों को बताना बहुत जरूरी है बच्चों को, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर के पढ़ पाए। इसके बाद आता है चुनाव का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो शिक्षक एक कालांश में बहुत अधिक ज्ञान नहीं दे सकते। आपको पता है मुश्किल से 30 से 35 मिनट का एक पीरियड होता है। तो इस 30 से 35 मिनट में शिक्षक को अपने सारे के सारे जितनी भी चीजें उनको एक्सप्लेन करनी होती हैं उस चैप्टर के बारे में, उसको वह संक्षेप में करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टाइम कम होता है तो सारा का सारा ज्ञान तो बच्चों को दे नहीं सकते, और सारा का सारा ज्ञान मान लो उन्होंने दे ही दिया तो क्या सारे के सारे चीजें बच्चे एक्सेप्ट कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो उनकी आयु, जो उनके स्तर की चीजें होंगी वही वह ग्रहण कर पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षक को कोशिश करनी है कि वह अपने विषय वस्तु से भटकने ना पाए, यानी कि उन्हें क्या चीजें पढ़ाना है उन्हें चूजी होना पड़ेगा। उन्हें यह पता होना, उन्हें यह देखना पड़ेगा पहले ही क्लासरूम में पढ़ाने से पहले उस चैप्टर को, कि इस स्तर पर बच्चों को, मान लीजिए क्लास 7th के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं या क्लास 5th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम 5th के बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं 7th और 8th के लेवल पर तो हम नहीं पहुंच गए, जो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें वही पढ़ाना है जो उस आयु, उस स्तर के बच्चे समझ पाए, यानी कि हमें चूज करके पढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक एक कालांश में बहुत अधिक ज्ञान नहीं दे सकते, यानी कि एक क्लासरूम में या एक टाइम पीरियड में जो 30 से 25 मिनट की घंटी होती है उसमें अधिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। अतः शिक्षक को अपने विषय वस्तु को कई भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। शिक्षक एक कालांश में वह क्या और कितना पढ़ाएं जिससे उसका शिक्षण सफल हो सके, चयन या चुनाव का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए इसके बाद जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ये क्या है? जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ये सिद्धांत ही आपस में खुद बता रहा है कि जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो, जो बच्चों के सामने आप शिक्षण कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, उसको आप क्या करो, बच्चों के जीवन से रिलेट करके पढ़ाओ। वह चीजें उसके जीवन में कब, कहाँ, कैसे काम आएंगी, इसके विषय में जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे उस सब्जेक्ट में बहुत अधिक रुचि लेकर के पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भी शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर बल दिया गया है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उन तथ्यों एवं पहलुओं पर ध्यान स्थापित या केंद्रित करना चाहिए जो छात्रों को उनके जीवन की क्रियाओं के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक हो। तो ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं, जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं, उन तथ्यों और पहलुओं पर वो विशेष रूप से ध्यान दें जो बच्चों के जीवन में हमेशा काम आएंगी। तो इसीलिए शिक्षक को पढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है, इस सिद्धांत का भी ख्याल रखना है। इसके बाद आता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जैसे कि बच्चों को आपने मान लीजिए क्लास 3rd में आप पढ़ा रहे हो, लेसन नंबर 1, 2, 3, लेसन नंबर 15 पर आप पहुंच गए पढ़ाते पढ़ाते। तो आप देखोगे आप 15 पर पहुंच गए, अगर एक दिन आपने बच्चों से कहा कि चलो आज हम लेसन नंबर 2 आप लोगों से सुनेंगे, तो आप बहुत सारे बच्चों को देखोगे कि लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि जो लेसन नंबर 2 है उसको पढ़े हुए कई दिन हो गए। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है, इस सिद्धांत में जो आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन, इसमें ये कहा गया है शिक्षण में जिस पाठ या तत्व को बार बार पढ़ते व पढ़ाते हैं उस पर हमारी पकड़ अच्छी होती है और उसमें रुचि व ध्यान भी केंद्रित होता है। यानी कि बच्चों को आप किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि जो पार्ट नंबर 2 है या लेसन नंबर 2 है, इसका जब टीचर ने कहा कि हम इसके क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं बता पा रहे हैं या बहुत सारे बच्चों को भूल गया है लेसन नंबर 2। तो कैसे हम पुनरावृत्ति के द्वारा बच्चों को उन पुराने लेसन को भी याद करवा सकते हैं? गृह कार्य के माध्यम से आप कह सकते हैं कि हम लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 कल सुनेंगे, या मासिक परीक्षा जो होती है, हर मंथ में जो एग्जाम होते हैं, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं बच्चों की नॉलेज या बच्चों ने कितना सीखा है
छात्रों से पाठ दोहराने को भी आप कह सकते हैं, यानी कि बच्चों से आप कह सकते हैं कि लेसन नंबर 2 या लेसन नंबर 3 आप रिवाइज करो, अभी हम पूछेंगे। तो इस तरीके से आवृत्ति या पुनरावृत्ति के सिद्धांत द्वारा क्या होता है कि बच्चों को पुरानी चीजें जो आपने पढ़ाई है वो भी लर्न होने लगती हैं या लर्न हो जाती हैं। इसके बाद देखिए व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, आपको पता है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। एज ए टीचर आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे तेज नहीं होंगे, यानी कि 30 के 30 बच्चों को सारी चीजें आपने जैसे ही पढ़ाया उनको याद नहीं हो जाएंगी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है आपकी क्लास में किस तरीके के बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, कितने बच्चे ऐसे जो सामान्य हैं, कितने बच्चे ऐसे जो मंद बुद्धि के हैं। इन बातों का आपको ख्याल रखना है और उन्हीं के अनुसार आपको पढ़ाना है। तो व्यक्तिक भिन्नता का भी आपको ख्याल रखना है कक्षा में। तो यह भी क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो शिक्षण करते समय बालकों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उससे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ साथ औसत एवं मंद बुद्धि छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कक्षा के सभी छात्र अधिगम करने में समर्थ हो और शिक्षण प्रभावशाली बन सके। इसके बाद है सह संबंध का सिद्धांत। तो किसी भी विषय का शिक्षण करते समय उसका संबंध अन्य विषयों के साथ भी स्पष्ट करना चाहिए। कला, विज्ञान एवं समाज विज्ञान आदि से संबंध इस प्रकार प्रकरण का संबंध किसी और विषय के प्रकरण से स्थापित किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने गणित विषय में जो जोड़ घटाने गुणा भाग सीखे हैं, वो जब आप भौतिक विज्ञान के सवालों को लगाते हैं तो वहां पर भी वही नियम काम आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कृषि विषयों की, तो कृषि विषय जो है बहुत सारे विषय हैं जो जो जीव विज्ञान है उससे संबंधित है। तो इस तरीके से एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में भी काम आता है और यही है सहसंबंध का सिद्धांत। इसके बाद देखिए विभाजन का सिद्धांत है। विभाजन का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। तो विभाजन के सिद्धांत को लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। यदि पाठ को विभाजित करके पढ़ाया जाए तो शिक्षण सफल एवं सरल बन जाता है। जैसे यदि किसी शिक्षक को छात्रों को व्याकरण का ज्ञान देना है तो वे छात्रों को सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान सिखाएं, फिर शब्द बनाना सिखाएं और इसके उपरांत ही वाक्य बनाना सिखाएं। इसके उपरांत ही व्याकरणिक दृष्टि से इनका प्रयोग भी पूर्ण होगा और इस तरीके से बच्चों को पाठ्य वस्तु सरलता से समझ में भी आएगी। तो इसे हम कहते हैं विभाजन का सिद्धांत। आप इस तरीके से भी कह सकते हो बहुत बड़ा लेसन है तो उस लेसन को आप क्या कर सकते हो, अब एक पीरियड में वो खत्म होगा नहीं तो उसको आप क्या करोगे, कई पीरियड में छोटे छोटे बांट दोगे और फिर आप उस लेसन को पढ़ाओगे। इस तरीके से यहाँ पर भी व्याकरण का एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोग के जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, ये सभी शिक्षण के सिद्धांत आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आएंगे शिक्षण के सूत्र, जो कि मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो आपका सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फर्स्ट पेपर की वीडियोस आपको डेली मिल ही रही हैं, बाल विकास की, उनको भी आप पढ़ते रहिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियोस को जरूर शेयर करें। और जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ही अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचेगा और आप सभी लोग इन वीडियोस का लाभ ले सकेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है और अभी बना रही हूँ। तो सारे वीडियोस को देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताइए। जय हिंद।